एवरीवन, दिस इज़ पूजा। आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको आपने सुना होगा एज ए नर्सिंग स्टूडेंट, आपने सुना ही होगा। और नहीं सुना है तो आज हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या है। आई एम सॉरी कि मैं इतने दिनों का गैप लेके आपके सामने ये वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। मेरी ऑडियंस, मुझे पता भी नहीं कि मेरे साथ है भी कि नहीं है, बट आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। इतने दिनों बाद मैं एक वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। इसका नोट्स चाहिए तो आप मुझे पीपीटी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं पीपीटी भेज दूँगी। और अगर नोट्स चाहिए तो आप नोट्स भी लिख सकते हो, रनिंग नोट्स भी बना सकते हो। और अगर नहीं समझ में आता है, कोई टर्म्स ऐसा होता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, फार्मा के भी हैं, ओबीजी के भी हैं। आज हम एमएसएन का पढ़ रहे हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस, वो भी हमारी पीडियाट्रिक, ठीक है। पीडिया का बच्चों की डिजीज़ कंडीशन है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि डायबिटीज़ मेलाइटस बच्चों में होता कैसे है। तो यहाँ पे एक टर्म दे रखा है जुवेनाइल। आई होप कि आपने कभी सुना है जुवेनाइल टर्म होता क्या है। जुवेनाइल से क्या समझते हैं? जुवेनाइल जो है वो क्या है, एक बच्चे की बात हो रही, जो भी मतलब बच्चा, जो चिल्ड्रेंस 30 ईयर्स के मतलब कम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल। अगर उनमें ये डायबिटीज़ मेलाइटस जैसी कंडीशन हो जाती है तो हम उनको बोलेंगे जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। पूरे कंडीशन का नाम, ये बच्चे से रिलेटेड ही है। अगर बच्चे को डायबिटीज़ मेलाइटस हो जाती है तो हम उसे सिर्फ डायबिटीज़ मेलाइटस नहीं बोलेंगे, उसे बोलेंगे जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस होता है क्या है। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। डायबिटीज़, यहाँ पे डीएम लिख रखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, डायबिटीज़ मेलाइटस, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस इज द मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस विथ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन चाइल्ड फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? डायबिटीज़ मेलाइटस एक मोस्ट कॉमन एंडोक्राइन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि चाइल्डहुड में भी होता है और एडोलसेंट में भी होता है। कोई पार्टिकुलर एक कोई एज नहीं है कि चाइल्डहुड को होगा और एडोलसेंस को नहीं होगा, दोनों को ही ये क्या है, मोस्ट कॉमन है। इसके जो लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं हमें बच्चे की फिजिकल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो बच्चे की प्रॉपर फिजिकल मेंटल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, ठीक है। डायबिटीज़ मेलाइटस इज अ डिसऑर्डर ऑफ ग्लूकोज इंटॉलरेंस ड्यू टू डेफिशिएंसी इन इंसुलिन प्रोडक्शन एंड इट्स एक्शन लीडिंग टू hyperglycemia and abnormalities in carbohydrate, protein and fat metabolism. डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें जो बच्चे की बॉडी है वो ग्लूकोज को इंटॉलरेंस मतलब टॉलरेट नहीं कर पाती, इंटॉलरेंस हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है? हमारी बॉडी में एक इंसुलिन हार्मोन है जो क्या करता है, प्रोड्यूस होता है और अपने एक्शन को परफॉर्म करता है। उसका एक्शन क्या है कि ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना। बट कुछ ऐसे बच्चे जिनमें क्या हो जाता है कि ग्लूकोज का लेवल हाई हो रहा है बट प्रॉपर अमाउंट में इंसुलिन सिक्रीट नहीं हो पा रही है, या तो उसकी किसी जेनेटिक कंडीशन की वजह से या फिर उसके स्ट्रक्चर की एनाटॉमी की वजह से या उसके फंक्शन की वजह से प्रॉपर सिक्रीशन नहीं हो पा रहा है इंसुलिन का, या फिर सिक्रीशन हो रहा है बट प्रॉपर एक्शन नहीं हो पा रहा है इंसुलिन का, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो क्या हो जाता है, उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। इसके साथ साथ एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलती हैं कार्बोहाइड्रेट में और प्रोटीन में और फैट के मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में कहीं ना कहीं हमें क्या देते हैं, ग्लूकोज देते हैं। तो इनका जब इंसुलिन प्रॉपरली सिक्रीट नहीं हो पाती तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में भी हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आई होप इतना समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं टाइप्स के ऊपर। टाइप्स के कितने हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के? तो फर्स्ट वन इज टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस इट्स रिजल्ट्स फ्रॉम ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, ठीक है। ये कैसे रिजल्ट होती है? जब बीटा सेल्स जो होती हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा अटैक की जाती हैं। ऑटो इम्यून पता है, मतलब हमारी ही इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी की सेल्स को फॉरेन बॉडी समझकर अटैक कर देता है, हमारी सेल्स को डैमेज कर देता है।
It is characterized by gross deficiency of insulin and dependence on exogenous insulin for prevention of ketoacidosis. इसमें क्या होता है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है, इंसुलिन हमारी जो है वो बीटा सेल्स जो होती है पेनक्रियाज में वहाँ से सिक्रीट होती है, ठीक है, पता है ना एनाटॉमी। तो ऑटो इम्यून में क्या है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो पेनक्रियाज की सेल्स को, बीटा सेल्स को फॉरेन बॉडी समझकर उस पर अटैक कर देती है, उसको इन्फ्लेम कर देती है, जिसकी वजह से प्रॉपर इंसुलिन सिक्रेशन नहीं हो पाता और ग्लूकोज का लेवल ब्लड में इंक्रीज हो जाता है। इट इज़ करेक्टराइज बाय ग्रॉस डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि बॉडी में हमारी इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और हम बाहर की इंसुलिन पे डिपेंड हो जाते हैं ताकि हमारी बॉडी में कीटोएसिडोसिस ना हो। कीटोएसिडोसिस का मतलब है कि कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन हमारी बॉडी में ना हो। रीज़न जो है इसका इडियोपैथिक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस किस वजह से होता है वो अननोन है, ठीक है। नेक्स्ट इज टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। क्या होता है? टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस इज नाउ रैपिडली इंक्रीजिंग इन चिल्ड्रेन ड्यू टू मॉर्बिड ओबेसिटी, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, हाई कैलोरिक इंटेक एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस क्या है? अभी आज के टाइम पे बहुत जल्दी इंक्रीज़ हो रही है बच्चों में। क्यों? क्योंकि उनको मॉर्बिड बाई बर्थ ही उनको क्या है, ओबेसिटी हो रही है। एकदम हेल्दी नॉर्मल बर्थ वेट कितना है कि 2.5 से 3 kg, और बच्चे 4 किलो के हो रहे, 5 किलो के हो रहे, 7 किलो का भी केस देखने को मिल रहा है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल मतलब जो भी उनको बाहर से जंक फूड मिल रहा है वो खा रहे हैं, ठीक है, फ़ोन चला रहे हैं, लेटे हैं, उनकी लाइफ स्टाइल में कोई भी हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है। कैलोरी का इंटेक बहुत, चिप्स खा रहे हैं, चीज़ खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस हो रही है। और फैमिली हिस्ट्री ये तो स्ट्रॉन्ग कॉज है कि अगर किसी को टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस है फैमिली में तो बच्चे को भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। हमने टाइप्स पढ़ लिए, 2 टाइप के हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस जो कि ऑटो इम्यून है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस जो कि हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से, ओबेसिटी की वजह से और हाई कैलोरिक इंटेक और फैमिली हिस्ट्री की वजह से होती है। इंसिडेंस के बारे में पढ़ेंगे कि जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस का इंसिडेंस रेट क्या है। 5% ऑफ ऑल डायबिटीज़ आर चिल्ड्रन, मतलब जो भी हमारे 5% पॉपुलेशन है उसमें क्या है, जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रही है उसमें 5% हमारे बच्चे हैं। फाउंड अराउंड 5 years एंड अबाउट 10 to 12 years। बच्चे भी कितने साल के हैं? कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 5 साल के हैं, कुछ ऐसे हैं जो 10 से 12 साल के हैं। यहाँ पे क्या है कि जो IDDM क्या है? जो IDDM का मतलब है कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है यंगर एज में हो रहा है, ठीक है। इंसिडेंस है कि अभी बहुत जल्दी ऐसे बच्चे हैं जो कम उम्र के हैं लेकिन वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस से सफ़र कर रहे हैं। दिस इज़ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस। नेक्स्ट इज ईटियोलॉजी। क्या हो सकती है? हमारे जो जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस है उसके क्या क्या कारण है, किस किस वजह से ये डिजीज़ कंडीशन हो रही है। इन 95 केसेस द रीज़न इज़ इडियोपैथिक। 95% केसेस में जो रीज़न है वो इडियोपैथिक मतलब अननोन है। विद एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन ड्यू टू हेरिडिटरी इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, मतलब यहाँ पे माना गया है कि 95% जो रीजन्स हैं वो इडियोपैथिक है और कुछ ऐसे हैं जिसमें हेरिडिटरी कॉज है, ठीक है। जेनेटिक हेरिडिटरी इज प्रोमिनेंट फैक्टर इन ईटियोलॉजी, मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस और रिसेसिव जीन लिंक टू ह्यूमन लिम्फोसाइट एंटीजन। इन्होंने बोला है कि पहला कॉज तो ईटियोलॉजी यही है कि जेनेटिक, अगर बच्चे किसी के पेरेंट्स को डायबिटीज़ मेलाइटस है तो वो बच्चे में भी ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वन इज़ इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव तो नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जेनेटिक मतलब अगर किसी के पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ मेलाइटस है तो उसके बच्चे में भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, सैनिटेशन प्रॉपर है कि नहीं है, फूड प्रॉपर है कि नहीं है, हाइजीन कैसी है, ठीक है,
ये सारी चीज़ें भी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि हमें इन्फेक्शन कॉज करेंगी अगर हमारे पेनक्रियाज को, तब भी क्या कर देगा, ये बीटा सेल्स को डिस्ट्रक्ट कर देगा। नेक्स्ट इज ऑटोइम्यून रिएक्शन। हमारा ऑटोइम्यून रिएक्शन कैसा है, हमारी बॉडी की हेल्दी सेल्स को तो डैमेज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी ये होता है। एंडोक्रेनियोपैथीज। एंडोक्रेनियोपैथीज का मतलब क्या है? एंडोक्रेनियोपैथीज मतलब हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में कोई डिजीज़ कंडीशंस हैं, जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम है, हाइपरथायराइडिज्म है, तो ये भी क्या करता है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को इम्बैलेंस कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारी पेनक्रियाज भी क्या, एंडो और एक्सो दोनों ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी और एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसकी वजह से भी इसमें क्या हो जाता है, ग्लूकोज का और इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो इम्बैलेंस हो जाता है। इन्फेक्शंस में जैसे कि रुबेला वायरस हो गया, साइटोमेगालो वायरस हो गया, अगर बाई बर्थ बच्चे को ये वायरस है तो इसकी वजह से भी बच्चे को डायबिटीज़ मेलाइटस होने के चांसेस हैं। इम्यून मेडिएटेड मतलब एंटी इंसुलिन रिसेप्टर एंटीबॉडीज़ है, मतलब यहाँ पे क्या है, इंसुलिन को जो रिसेप्टर्स है, मतलब इंसुलिन को रिसीव करने वाली जो एंटीबॉडीज़ हैं वो क्या हो गई हैं, एंटी हो गई हैं, ठीक है, ये इंसुलिन को मतलब एंटीबॉडीज़ को फॉर्म नहीं होने दे रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंसुलिन प्रॉपरली अपना वर्क जो एक्शन है वो नहीं कर पा रहा है। अदर जेनेटिक सिंड्रोम्स में जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम हो गया, ये सिंड्रोम्स क्या है, इसमें बॉडी की स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, फंक्शन सब कुछ चेंज हो जाता है, तो उसकी वजह से भी हमें कहीं ना कहीं डायबिटीज़ मेलाइटस देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि कोई भी डिजीज़ कंडीशन कॉज कैसे होती है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, पैथो मतलब डिजीज़ कंडीशन, फिजियोलॉजी मतलब प्रोसेस की वो कंडीशन कॉज कैसे हो रही है। ड्यू टू इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मतलब क्या है, यहाँ पे डिक्रीज इंसुलिन और इंसुलिन डेफिशिएंसी, ठीक है, या तो किसी कॉज की वजह से इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो गया है या फिर इंसुलिन की डेफिशिएंसी ही हो गई है हमारी बॉडी में, तो ये लीड करता है दो चीज़ों को, डिक्रीज ग्लूकोज टू टिश्यू, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इंसुलिन अगर कम हो गया है, ठीक है, तो ये प्रॉपर जो ग्लूकोज है उसको क्या नहीं कर पाएगा, सेल्स तक रेगुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है, जब ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा, मोर ग्लूकोज प्रेजेंट इन द ब्लड एसिड्स, इसकी वजह से क्या होगा, जितना भी ग्लूकोज आ रहा है हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है तो वो ब्लड में ही सर्कुलेट होता रहेगा। इट विल लीड्स टू हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया क्या है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड, जब हमारे ब्लड से ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड में क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। फ्लूइड मूव फ्रॉम इंट्रासेलुलर स्पेस टू इनटू किडनी। अब ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज जो वाटर को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। अगर फ्लूइड जो मतलब हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगा, तो जो इंट्रासेलुलर स्पेस में फ्लूइड है वो भी कहाँ तक पहुँच जाएगा, किडनी में। किडनी जो होगी वो ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से वो क्या कर देगी, एक्सेसिव ग्लूकोज को रिमूव करने की कोशिश करेंगी, जिसको बोलते ग्लाइकोयूरिया होगा, पॉलीयूरिया। बार बार यूरिन पास करेगा पेशेंट और उसके यूरिन में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, जिस बार बार यूरिन जाने की वजह से क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन होने की वजह पॉलीडिप्सिया होगा, पॉलीडिप्सिया मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थर्स्ट होगी पेशेंट को, क्योंकि वो क्या हो चुका है, डिहाइड्रेट। नेक्स्ट इधर यहाँ पे राइट साइड में है एक्सेसिव ब्रेकडाउन ऑफ फैट। अगर इंसुलिन का लेवल कम होगा और इंसुलिन डेफिशिएंसी होगी तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, फैट से ग्लूकोज सिक्रीट होने लगेगा, फैट ब्रेक डाउन होगा और ग्लूकोज को रिलीज़ करेगा, तो ग्लूकोज को रिलीज़ करने पे वहाँ पे क्या बनेगी, फ्री कीटोन एंड फैटी बॉडीज़ बनेंगी, जैसे कि एसीटोन, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब एसीटोन बनने लगेगा तो हम इसको बोलेंगे कीटो एसिडोसिस जैसी कंडीशन भी होगी, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ कीटो एसिडोसिस भी हो सकती है। इतना समझ में आया। यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी में क्या है कि इंसुलिन या तो डिक्रीज़ हो गई है किसी कॉज की वजह से या फिर उसकी डेफिशिएंसी हो गई है।
इसमें दो हमें प्रोसेस देखने को मिल सकती हैं। एक तो डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, दूसरा डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस हो सकता है। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होगा कि प्रॉपर ग्लूकोज टिश्यूज़ को नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा ब्लड कहाँ देखने को मिलेगा हमें? ब्लड में, जिसको बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। अब फ्लूइड जो होगा वो इंट्रासेलुलर स्पेस से किडनी तक जाएगा। किडनी अपने जो भी ग्लूकोज है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगी, जिसकी वजह से पॉलीयूरिया होगा। पॉलीयूरिया होने की वजह से डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से पॉलीडिप्सिया होगा। ठीक है, इधर भी क्या है, एक्सेसिव फैट का ब्रेकडाउन होने लगेगा, कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन होने लगेगा, और ये लीड करेगा कीटोएसिडोसिस को। ओके, नेक्स्ट इज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन से याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, पीज होते हैं। ठीक है, 3 पीज। पॉलीफेजिया, पॉलीफेजिया मतलब एक्सेसिव भूख लगेगी, एक्सेसिव थर्स्ट होगा, और पॉलीयूरिया मतलब बहुत ज़्यादा यूरिन पास करेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि ब्लड विजन हो जाएगा, स्मेल में मतलब इसको एसीटोन बॉडीज़ की स्मेल होगी, गैस्ट्रिक में नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यूरिनरी में पॉलीयूरिया ग्लाइकोयूरिया देखने को मिल सकता है, रेस्पिरेटरी में कुस्मॉल ब्रीदिंग, हाइपर वेंटिलेशन जिसे बोलते हैं, सिस्टमिक कॉज में वेट लूज देखने को मिलेगा, और सेंट्रल में पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, लेथार्जी और स्टूपर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारी क्या है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं। और भी बहुत सारी है, यहाँ पे देखो, पॉलीफेजिया होगा, पॉलीयूरिया होगा, पॉलीडिप्सिया होगा, वेट लूज होगा, एनोरेसिस मतलब इनवॉलेंट्री पासिस हो जाएगा यूरिन का, बहुत ज़्यादा इरिटेबल मूड रहेगा, अटेंशन स्पेन बहुत कम हो जाएगा, फटीग रहेगा, ड्राई स्किन रहेगी, ब्लड विजन रहेगा। मेन यही जो आपको याद है, सुना भी होगा कि वुंड हीलिंग जो है वो कम हो जाती है डायबिटीज़ के पेशेंट में। स्किन जो होगी वो रेड हो जाएगी, हेडेक होगा, बहुत जल्दी इन्फेक्शन होगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, ग्लाइकोयूरिया हो जाएगा, डायबिटिक कीटोसिस हो जाएगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाएगा, डिहाइड्रेशन और कुस्मॉल ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हम फिंगर स्टिक ग्लूकोज टेस्ट भी कर सकते हैं, यूरिन डिप स्टिक टेस्ट भी कर सकते हैं, फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट भी कर सकते हैं, लिपिड प्रोफाइल भी कर सकते हैं, ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन और माइक्रो एल्बुमिन यूरिया भी चेक कर सकते हैं ग्लूकोज के लेवल को जानने के लिए। मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 इन डायबिटीज़ इन चिल्ड्रेन इंक्लूड्स इंसुलिन थेरेपी एंड अ मील एंड एक्सरसाइज प्लान। अगर टाइप 1 डायबिटीज़ को हमें ठीक करना है पेशेंट में, तो उसके लिए हमें इंसुलिन थेरेपी भी दे सकते हैं, मील भी दे सकते हैं, और एक्सरसाइज प्लान भी कर सकते हैं। ठीक है, इंसुलिन थेरेपी में जो मतलब 4 टाइप की इंसुलिन होती है बेस्ड ऑन क्राइटेरिया। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन जिसको हम बोलते हैं लिस्प्रो, यहाँ पे स्पेलिंग मैच है, मिस्टेक है, लिस्प्रो बोलते हैं। ये क्या करती है, 15 मिनट्स के अंदर ब्लड में जाके रीच करती है इंजेक्शन देने के बाद, और 30 to 90 मिनट्स के अंदर अपना एक्शन दिखाती है, और 5 घंटे तक इसका एक्शन देखने को मिलता है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन जिसको हम रेगुलर इंसुलिन भी बोलते हैं, ये ब्लड को 30 मिनट में रीच करती है, 2 से 4 घंटे में ये पीक लेवल पे होती है, और ब्लड में 4 से 8 घंटे के लिए रहती है। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन क्या है, रीचेस ब्लड 2 to 6 आवर्स आफ्टर इंजेक्शन एंड लास्ट अप टू 14 to 20 मिनट्स 20 आवर्स। लॉन्ग एक्टिंग क्या है, ये 6 से 14 घंटे तक रहता है अपना वर्क स्टार्ट करने से लेके। कॉम्बिनेशन ऑफ इंसुलिन अवेलेबल, डेली इंसुलिन, combination of insulin available. Daily insulin is administered subcutaneous by twice daily injection by multiple dose injection by means of portable pump. यहाँ पे जो combination of insulin है, जैसे कि हमें ह्यूमलिन इंसुलिन आती है, रेगुलर इंसुलिन आती है, तो कभी कभी हमें कॉम्बिनेशन देना पड़ता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेली इंसुलिन जो होता है वो सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, डेली 2 बार।
कुछ ऐसे ही होते हैं कि जब मल्टीपल डोजेज ज़रूरत होती है तो उसमें हम पोर्टेबल पंप आता है पेन टाइप का, उससे भी इंसुलिन देते हैं। ठीक है। इंट्रानेजल एंड इनहेल्ड इंसुलिन एडमिनिस्टर्ड, यहाँ पे क्या होता है, इंट्रानेजली और इनहेलेशन के थ्रू भी इंसुलिन दिया जाता है। इट हैज़ कैपेसिटी टू क्रॉस द म्यूकोसा टू इंक्रीज द सीरम लेवल एंड द ड्यूरेशन इज़ नॉट लॉन्ग। इसमें क्या है कि इसकी जो कैपेसिटी है ये म्यूकोसा को क्रॉस करता है, सीरम में इसका लेवल इंक्रीज करता है इंसुलिन का, बट इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है। आइलेट सेल्स और होल पेनक्रियास ट्रांसप्लांटेशन भी करते हैं। विजिबल इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैव बीन इंजेक्टेड टू पोर्टल वेन where they take root in the liver and eventually provide up to 2/3 of needed insulin। इसमें हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजर है जिसमें हम बीटा सेल्स को इंजेक्ट कर देते हैं पोर्टल वेन में, ये जाके लीवर में अपनी एक नई ग्रोथ बनाती हैं और 2/3 ऑफ इंसुलिन को सिक्रेट करने में हेल्प करती हैं। एक्सरसाइज एंड फिजिकल एबिलिटी भी हम कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस को। न्यूट्रिशन में हम कार्बोहाइड्रेट कितना देते हैं, 55 to 60% ऑफ टोटल कैलोरीज। फाइबर देते हैं 2 से 35 मिलीग्राम पर डे। प्रोटीन 8 से 15%। फैट जो होता है वो 30 to 35%। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब जो कम अमाउंट में हमें नीड हो। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है, डायबिटीज़ मेलाइटस से डायबिटीज़ कीटोएसिडोसिस भी हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है, कोमा भी हो सकता है, टेकीकार्डिया भी हो सकता है, लिपोएट्रोफी मतलब यहाँ पे लिपिड का डिक्रीज हो सकता है, लिमिटेड जॉइंट मोबिलिटी भी हो सकती है, इम्पेयर्ड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो सकता है, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी भी कंडीशंस हो सकती हैं। जैसे कि आप पढ़ेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के। नर्सिंग मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे, नर्सिंग असेसमेंट करेंगे। नर्सिंग असेसमेंट में हम करते हैं हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन में उसका चीफ कंप्लेंट्स क्या है, पर्सनल हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री क्या है, इस सब के बारे में हम पूछते हैं। नर्सिंग डायग्नोसिस जैसे कि उसको क्या होगा, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू इनसफिशिएंट कैलोरिक इंटेक टू मीट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स नीड्स एंड द इनेबिलिटी ऑफ द बॉडी टू यूज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये सारे क्या है, डायग्नोसिस है। नर्सिंग इंटरवेंशन आप क्या करेंगे कि इंश्योर एडिकेट एंड अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन, पेशेंट को इंश्योर करेंगे कि वो एडिकेट और अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन ले, स्किन के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करेंगे, स्किन इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे, ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, चाइल्ड और फैमिली टीचिंग इन द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया एंड हाइपरग्लाइसीमिया,